हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी से होने वाले मैट्रिक एग्जाम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है, क्यों? आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति अनेक प्रकार के रोग से उत्पन्न हो जाता है, यानी अनेक प्रकार से रोगों से पीड़ित हो जाता है। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके और रोगी तरह तरह से उत्पन्न होने वाले रोगों से बच सके। अब आसान शब्द में कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। क्या होता है कि रक्त में जो चीनी की मात्रा है उसे नियंत्रित करने का काम इंसुलिन हार्मोन ही करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन इसलिए दी जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जान लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर को। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? आसान शब्द बता दीजिएगा कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है, किंतु दोनों गुर्दा काम करना यदि बंद कर देता है तो वह किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम यानी बना बनाया हुआ गुर्दा लगा देता है। अब अगला सवाल कहता है हमारा कि अनैच्छिक क्रिया और प्रत्यावर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कि जो क्रिया बिना इच्छा के स्वतः उत्पन्न होने लगती है उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में होने वाले वैसी क्रियाएं जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि उल्टी आना, है ना जी। उल्टी आने पर मनुष्य का इच्छा निर्भर नहीं रहता है तो इसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जबकि अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है जबकि प्रत्यावर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। अब अगला सवाल बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेंगे जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रकाशानुवर्तन क्या है, जलानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुकर्तन क्या है, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आसान से आंसर लिखिएगा कि पौधों से सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है ना जी। इसे ही हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब अगला सवाल हमारा कहता है कि मस्तिष्क के कार्य बताइए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आसान सा इसका आंसर जान लीजिए कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिख आइएगा कि आवेगों को ग्रहण करना, यानी सबसे पहला मस्तिष्क का क्या काम होता है जी? तो वो होता है आवेगों को ग्रहण करना। रोमन नंबर 2 में लिख आइएगा कि ग्रहण किए गए आवेगों के बीच सहबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद में रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि मस्तिष्क क्रियाओं को संघनित करना। तो ये सभी के सभी जो काम होते हैं ये मानव मस्तिष्क के होते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि जनन वाला जो चैप्टर है ये क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रक्रम के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही हम लोग जनन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से जानिए
कि कोई ऐसा काम जो मनुष्य अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए करता है, अपने जनसंख्या में वृद्धि के लिए करता है, उसे ही तो जनन कहते हैं। जनन के द्वारा क्या होता है कि जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं। यदि जनन करना जीव बंद कर दे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरे दुनिया से मानव के साथ साथ जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। अतः मानव एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व यानी संतुलन पृथ्वी पर बना रहे, यही कारण है कि जनन तमाम जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। देखिए, डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना जी, और ये विभिन्नताएं से ही जैव विकास होता है। डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिकाओं का विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए काफ़ी आवश्यक है। और बहुत बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में डीएनए का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है। क्या बताएं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है। अब अगला सवाल काफ़ी ही मज़ेदार है और सवाल कहता है कि निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर और मादा का जो युग्मनज होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, सेक्स क्रिया के दौरान एक जगह जो सम्मिलित होते हैं, निषेचित होते हैं, उसे ही हम लोग निषेचन कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि निषेचन के पूरे 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अंतःनिषेचन, तो वहीं पे दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब आइए जान लेते हैं अंतःनिषेचन के बारे में। जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, उसे हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य तथा सभी जानवर हो गए। जबकि बाह्य निषेचन हम लोग उस निषेचन को कहते हैं कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है, उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मछली जो है अपने बच्चे पैदा करती है पानी की सतह पे अंडे को छोड़कर, तो ये निषेचन का बाह्य निषेचन का उदाहरण मछली हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि आनुवंशिकी क्या है। देखिए, आनुवंशिकता से एक सवाल 100% पूछे जाएंगे। तो कहता है कि आनुवंशिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों एवं आनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिकी के जनक किसे माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आनुवंशिकता का पिता या आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल को देख लेते हैं। अब देखिए, अगला सवाल अगला चैप्टर से पूछा गया है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर ये लिखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय ना होकर ये क्षारीय होते हैं, जबकि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट होता है, जबकि अधातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट नहीं होते हैं। धातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, जबकि अधातु Cl2 से अभिक्रिया करके वैद्युत सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। यदि 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में यदि ये सवाल पूछे जाएंगे कि धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें, तो आसान शब्द में लिखिएगा कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात सुचालक नहीं होते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि धातु को पीटने पर अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि अधातु को पीटने पर अवरोध उत्पन्न नहीं करता है।
अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है जी कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो साबुन होते हैं और जो अपमार्जक होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट यानी अंतर होता क्या है। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर ये बता दीजिएगा कि देखिए कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि अपमार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम लवण होते हैं। और बेंजीन का अनुसूत्र भी पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम पेपर में, तो याद रखिएगा बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है जी वो C6H6 होता है। ठीक है जी। अब चलिए उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है। साबुन के माध्यम से आप चाहिएगा कि कठोर जल में कपड़ा साफ कर लेना, तो ये उचित नहीं है क्योंकि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा आप साफ नहीं कर सकते हैं, जबकि अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, अर्थात साबुन में जो आर्द्रता गुण होता है ये सबसे कम होता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता गुण सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी मज़े की बात एक और जान लीजिए कि साबुन से जो जल प्रदूषण होता है वो कम होता है, जबकि अपमार्जक से ज़्यादा होता है। और साबुन जो है वो वनस्पति तेल से बनाए जाते हैं, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है। इसका आसान सा एक ही उपाय है कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव के आवर्त सारणी बनने की बाद हुई थी। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में ही तमाम तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बैठाई गई है। तो उत्कृष्ट गैसों का जो खोज हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद में हुआ था। दूसरी ओर ये क्रियाशील भी नहीं होते हैं, यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा गया है। अब आइए अगला जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सवाल ये कहता है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो आसान शब्द में इसका आंसर बता दीजिएगा कि देखिए प्लेटिनियम, सोना और चांदी कम क्रियाशील धातु होता है, यानी ये सबसे कम अभिक्रिया करता है, बहुत कम अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर इसमें जंग भी नहीं लगता है। सोना को देख लीजिए, चांदी को देख लीजिए, इसमें बहुत ही कम जो होता है जंग लगता है, नहीं इसमें बीज नहीं पकड़ता है। इसकी चमक हमेशा बनी रहती है, सोना चांदी कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है, यहाँ पे सामने अपमार्जक वाला हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छे साबुन की विशेषता को बताइए। तो देखिए एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से होनी चाहिए कि यह अल्कोहल में विलय होना चाहिए। यानी एक अच्छा साबुन की विशेषता ये होती है कि जब उसे अल्कोहल के विलयन में डालेंगे तो वो घुल जाना चाहिए। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा साबुन की विशेषता यह होता है कि उसमें 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि इसका प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। यानी एक अच्छा साबुन की एक ये विशेषता होती है कि जब उसका हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें तो चटकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि इसमें क्षार मुक्त यानी मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल करता है कि एस्टर का उपयोग बताइए। देखिए एस्टर का उपयोग क्या होता है। तो एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला ये होता है कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। एस्टर का जो उपयोग है वो आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल आता है कि एस्टर का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा मिठाई में, आइसक्रीम में, 63 पेय पदार्थ में। और एस्टर का जो उपयोग है वो इत्र बनाने में भी किया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 19 करता है सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं क्यों। तो इसका आसान सा रीज़न ये है कि सोडियम और पोटेशियम कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम किरोसिन तेल में विलय होता है। दूसरी ओर ये कोई भी अभिक्रिया भी नहीं करता है। यानी सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि जब इसे हम किरोसिन तेल के अंदर रखेंगे तो ये सबसे पहला बात है कि घुलता भी नहीं है और किरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है।
अगला सवाल है संक्षारण क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि धातु संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप हैं। देखिए अपरूपता बेसिकली उसे कहते हैं कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विभुत रूप में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं और इसके रूप अपरूप कहलाते हैं। और आप सभी को तो मालूम होगा कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, पहला होते हैं हीरा तो दूसरा होते हैं ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।